नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको चालकत्व कैपिटल जी तथा चालकता कापा के बारे में समझाया गया था। आज जो है आपको धातुओं में विद्युतीय चालकत्व के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, धातुओं में विद्युतीय चालकत्व क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। इससे पहले वीडियो में आपको चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें आपने देखा था चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक कौन कौन होते हैं। उसके बाद आपको इसमें अतिचालक के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, और उसमें आपको बताया गया था कि पहले यह माना जाता था कि केवल धातुएं और मिश्र धातुएं ही बहुत कम ताप पर अतिचालक होती हैं, लेकिन आजकल जो है बहुत से सिरेमिक पदार्थ और मिश्रित ऑक्साइड जो हैं ज्ञात हैं, जो 150 केल्विन जैसे उच्च तापमान पर भी अतिचालक दिखाते हैं। यहाँ तक आपको बता दिया गया था। आज जो है धातुओं में विद्युत चालकत्व के बारे में आपको जानना है, तो देखें ध्यान से। धातुओं में विद्युतीय चालकत्व को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं। तो धातुएं में जो विद्युत चालकत्व है उसको धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं, तथा यह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो धातुओं में विद्युतीय चालकत्व को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं, और यह किसके कारण होता है? यह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व निम्न पर निर्भर करता है। पहला, धातु की प्रकृति और संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व जो है वह किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला है धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसकी संरचना पर निर्भर करता है। प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। प्रति परमाणु जो है कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर जो है धातुओं में विद्युत चालकत्व निर्भर करता है। और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। यह ताप बढ़ाने पर कम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व है वह ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। तो आपने देखा कि धातुओं में विद्युतीय चालकत्व को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व कहते हैं, तथा यह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। यह धातु की प्रकृति और संरचना पर, प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर और ताप पर। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ध्यान दें, वैद्युत अपघटनी या आयनी चालकत्व। यह क्या होता है? वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व के बारे में। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बताया गया था पीछे कि विलयन में जब आप विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलते हैं तो वह धनात्मक ऋणात्मक आयन में चेंज हो जाते हैं और वह धारा का प्रवाह करने लगते हैं। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी विलयन की जो चालकता है वह निम्न बातों पर निर्भर करेगी। पहला, मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, कि जो आप विलयन तैयार कर रहे हैं उसमें वैद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करेगी आयनिक चालकत्व की मात्रा। उत्पन्न आयनों की अमाप और उसके विलायक योजन पर। जो आप आयन तैयार हुआ है वैद्युत अपघट्य के टूटने पर उसकी साइज क्या है, उसका अमाप क्या है और उसका विलायक योजन क्या है। ठीक है, उसके घुलने की रफ्तार क्या है, अलग होने की रफ्तार क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। विलायक की प्रकृति पर, जिसमें आप घोले हुए हैं उसके प्रकृति पर और इसकी श्यानता पर, वह गाढ़ा है कि हल्का है, उस पर भी डिपेंड करेगा। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता भी निर्भर करेगी आयनिक चालकत्व और ताप पर। ठीक है, ताप बढ़ाने पर यह बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत अपघटनी विलयन की जो चालकता है
वह निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, उत्पन्न आयनों के अमाप और उनके विलायक योजन पर, विलायक की प्रकृति और इनकी श्यानता पर, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर और ताप पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व क्या होता है। तो विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। और वह किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो यह 5 चीज़ें आपको बताई गई जिन पर यह निर्भर करता है। अब जो है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन कैसे करेंगे। आयनिक विलयन है आपके पास, तो चालकता का मापन कैसे करेंगे, कितना तेज उसमें करंट फ्लो हो रहा है, कैसे नापेंगे। आपको बताया गया है कि व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का सही मापन किया जा सकता है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का आप सही मापन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का सही मापन किया जा सकता है, किंतु किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध मापन में 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आयनिक विलयन है आपके पास, तो उसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, तो 2 समस्याएं सामना करना पड़ेगा आपको। पहला यह कि दृष्ट धारा डीसी प्रवाहित करने पर विलयन का संगठन बदल जाता है। व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा किसी भी तार का, ठीक है, किसी भी धातु का आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं सही तरीके से, लेकिन किसी आयनिक विलयन का प्रतिरोध में 2 समस्याएं उत्पन्न होंगी। पहला कि अगर उसमें डीसी धारा, दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट प्रवाहित करेंगे तो विलयन का जो संगठन है, कंपोजिशन है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यह कि विलयन को धात्विक तार या अन्य ठोस चालक की तरह ब्रिज से जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, यह विलयन है, यह तार नहीं है कि आप व्हीटस्टोन सेतु से जोड़ देंगे डायरेक्ट। यह विलयन है, यह तार नहीं है, इसको आप जो है विलयन को आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो पहली समस्या है उसमें जो है डीसी प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीसी प्रवाहित करने पर उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, संगठन बदल जाता है। और दूसरी समस्या है कि यह तार नहीं है, यह ठोस नहीं है कि इसको डायरेक्ट ब्रिज से जोड़ दें, यह ठीक है, यह विलयन है, इसको नहीं जोड़ सकते हैं। दूसरा यह कि विलयन को धात्विक तार या अन्य ठोस चालक की तरह ब्रिज सेतु से जोड़ नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इन 2 समस्याओं को सॉल्व करने के लिए देखें तो पहला जो है डीसी को आप चेंज करके एसी में बदल दीजिए। पहली समस्या के समाधान के लिए प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का प्रयोग करके हल किया जा सकता है। ठीक है, जो डीसी प्रवाहित करने पर कंपोजिशन चेंज हो रहा था, उस समस्या को हल करने के लिए डीसी की जगह आप किसका यूज करेंगे, एसी का यूज करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का यूज करेंगे, जिससे पहली समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी समस्या है उसके लिए आपको एक विशेष प्रकार का डिजाइन किया हुआ बर्तन लेना पड़ेगा, पात्र लेना पड़ेगा, और उसमें आपको विलयन को रखना पड़ेगा और वहां से तार निकले रहेंगे। ठीक है, और उसको जो है आप ब्रिज से जोड़ सकते हैं। देखें ध्यान से, पहली समस्या के समाधान के लिए प्रत्यावर्ती धारा एसी का प्रयोग करके हल किया जाता है। दूसरी समस्या के लिए एक विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए पात्र का उपयोग करके हल किया जाता है। ठीक है, इस पात्र को चालकता सेल कहते हैं। ठीक है, तो विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए आपको चालकता सेल का यूज करना पड़ेगा। चालकता सेल क्या होता है, एक विशेष डिजाइन किया हुआ बर्तन होता है जिसके अंदर आप विलयन को डालते हैं, वैद्युत अपघट्ट पदार्थ को डालते हैं। ठीक है, और उससे तार निकला रहता है जिसको आप ब्रिज से जोड़ देते हैं। चालकता सेल कई डिजाइन में उपलब्ध होते हैं। चालकता सेल जो हैं वो कई डिजाइन में उपलब्ध होते हैं। तो आप जो है पढ़ रहे हैं आयनिक विलयन की चालकता का मापन। आयनिक विलयन की चालकता को कैसे नापते हैं, तो आप जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का सही मापन किया जा सकता है, किंतु आयनिक विलयन का प्रतिरोध मापन में 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला यह
कि दृष्ट धारा प्रवाहित करने पर यह विलयन का संगठन बदल जाता है। दूसरा, यह विलयन को धात्विक तार या अन्य ठोस चालक की तरह ब्रिज से जोड़ा नहीं जा सकता है। पहली समस्या के समाधान के लिए आप डीसी की जगह प्रत्यावर्ती धारा एसी का प्रयोग करके हल किया जाता है। दूसरी समस्या के लिए एक विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए पात्र का उपयोग करके हल की जाती है और इस पात्र को चालकता सेल कहते हैं। चालकता सेल जो है कई डिजाइन में उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर एक हम बता रहे हैं चालकता सेल की डिजाइन। देखें ध्यान से चालकता सेल की संरचना के बारे में। तो आप देखें फिगर ध्यान से, तो यह एक चालकता सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो है आप अपने विलयन को, विद्युत अवघट्ट विलयन को भर देंगे। इसके अंदर जो है आप देखें चालकता सेल है, इसके अंदर से यह तार निकला हुआ है, संबंधक तार, जिसको ब्रिज से जोड़ सकते हैं, संबंधक तार। और इसके अंदर जो है आपका प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यह संबंधक तार है, यह आपकी चालकता सेल की फिगर है। तो चालकता सेल जो है कई डिजाइन में उपलब्ध होते हैं। तो इसका आप देखें, इसमें प्लैटिनम ब्लैक से विलेपित 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। प्लैटिनम ब्लैक से विलेपित 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a होता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी स्मॉल l होती है तथा यह l दूरी से पृथक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके बीच का विलयन l लंबाई एवं a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक कॉलम होता है। ठीक है, विलयन के इस कॉलम का प्रतिरोध R बराबर ρl बटा a। ठीक है, R बराबर ρl बटा a। चूंकि कापा बराबर 1 बटे रो होता है तो रो बराबर 1 बटे कापा हो जाएगा। तो रो की जगह 1 बटे कापा लिख दें तो R बराबर हो जाएगा l बटे कापा a। R बराबर l बटे कापा a, समीकरण 1। इसमें जो आया है l बटा a, राशि l बटा a को सेल स्थिरांक कहा जाता है। l बटा a को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसका प्रतीक होता है G स्टार। ठीक है, कैपिटल G स्टार। तो कैपिटल G स्टार अर्थात सेल स्थिरांक बराबर l बटे a। ध्यान दें चालकता सेल की डिजाइन के बारे में। इसमें प्लैटिनम ब्लैक से विलेपित 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। प्लैटिनम ब्लैक से विलेपित 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a होता है तथा a l दूरी से अलग होते हैं, पृथक होते हैं। इस प्रकार इनके बीच का विलयन जो भरा रहेगा वह l लंबाई एवं a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का कॉलम होता है। विलयन के इस कॉलम का प्रतिरोध R बराबर ρl बटा a। चूंकि कापा बराबर 1 बटा रो बराबर 1 बटे कापा, तो रो की जगह 1 बटे कापा लिख देंगे तो हो जाएगा प्रतिरोध R बराबर l बटा कापा a। राशि l बटा a को सेल स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, जिसे प्रतीक G स्टार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी या उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो जो सेल स्थिरांक G स्टार है वह इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है, स्मॉल l और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a पर निर्भर करता है। ठीक है, इसकी बीमा लंबाई पे -1 होती है। ठीक है, सेल स्थिरांक G स्टार को निम्न समीकरण से प्रस्तुत आप कर सकते हैं। G स्टार बराबर l बटा a। सेल स्थिरांक G स्टार बराबर l बटे a। चूंकि R बराबर l बटा कापा a, R बराबर l बटे कापा a। ठीक है, अब जो है कापा को इसमें मल्टीप्लाई करें तो R कापा बराबर l बटा a। l बटे a को G स्टार कहते हैं, तो G स्टार बराबर R कापा। ठीक है, तो सेल स्थिरांक G स्टार बराबर क्या हो गया? R कापा हो गया। अर्थात सेल स्थिरांक G स्टार बराबर R मतलब प्रतिरोध, का मतलब चालकता। तो सेल स्थिरांक बराबर प्रतिरोध गुणे चालकता। प्रतिरोध और चालकता के गुणनफल को सेल स्थिरांक कहते हैं। प्रतिरोध और चालकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? सेल स्थिरांक के बराबर होता है। सेल स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाने पर इसके उपयोग द्वारा किसी भी विलयन का प्रतिरोध या चालकता मापन कर सकते हैं। तो अगर सेल स्थिरांक आपको पता हो जाए तो आप इसकी मदद से
किसी भी विलयन का प्रतिरोध या चालकता को माप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आप अगली हेडिंग, प्रतिरोध का मापन। प्रतिरोध का मापन कैसे करेंगे? व्हीटस्टोन के सेतु के द्वारा। तो यह समस्या थी कि आयनिक विलयन को व्हीटस्टोन सेतु से कैसे जोड़ा जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए आपने चालकता सेल निकाला। तो ध्यान से देखें, यह आपका एक व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, इसमें आप देखें यहाँ पे चालकता सेल को लगाया गया है, जिसके अंदर विलयन भरा रहता है, जिससे दो संबंधक तार निकले रहते हैं, जिनको व्हीटस्टोन सेल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध को R2 माना गया है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यह प्रतिरोध है आपका परिवर्तन प्रतिरोध है R1 या R3 या R4, यह आपका एक संसूचक है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको लगाया गया है। ठीक है, ऑसिलेटर यहाँ पे लगाया गया है आपके। अब ध्यान दें, इसमें प्रतिरोध का मापन, इसमें दो प्रतिरोध R3 और R4, R3 और R4, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध R1। यह R1 क्या है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यह बदल सकता है, परिवर्तनीय प्रतिरोध है। और R2 क्या था? अज्ञात प्रतिरोध है, जिसमें आप जो है चालकता सेल की मदद से विलयन को रखे हुए हैं, उसी का मान आपको ज्ञात करना है कि जो आपका विलयन है उसका प्रतिरोध क्या है। तो इसमें दो प्रतिरोध R3 और R4, R3 और R4, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध R1 और एक अज्ञात प्रतिरोध R2 वाली चालकता सेल होती है। ठीक है, यह R2 वाली चालकता सेल होती है। व्हीटस्टोन सेतु एक दोलित्र O, ऑसिलेटर O, ठीक है, जिसकी श्रव्य आवृत्ति सीमा 550 से 5000 चक्रण पर सेकंड वाली प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत से जुड़ा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यह जो दोलित्र है वह एसी की जगह, डीसी की जगह क्या यूज हुआ है? एसी हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, जिसकी श्रव्य आवृत्ति सीमा कितनी है? 550 से 5000 चक्रण पर सेकंड है। ठीक है, P एक उपयुक्त संसूचक है। P क्या है? एक उपयुक्त संसूचक है। ठीक है, जो एक हेडफोन हो सकता है या अन्य विद्युत युक्ति हो सकता है। तथा जब संसूचक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज क्या होता है? संतुलित होता है। जब संसूचक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज उस समय संतुलित होता है। और जब ब्रिज संतुलित होता है तो इस समय अज्ञात प्रतिरोध का मान R2 बराबर क्या होगा? R1 इंटू R4 बटा R3 होगा। ठीक है, R1 गुणे R4 बटा R3। ध्यान दें, इसमें दो प्रतिरोध R3 एवं R4, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध R1 एवं अज्ञात प्रतिरोध R2 वाली चालकता सेल होती है। व्हीटस्टोन सेतु एक दोलित्र O, श्रव्य आवृत्ति सीमा 550 से 5000 चक्कर पर सेकंड वाली प्रतिरोध धारा एसी स्रोत से जुड़ा रहता है। P एक उपयुक्त संसूचक है, एक हेडफोन या अन्य विद्युत युक्ति। तथा जब संसूचक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज संतुलित होता है। और इस अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान R2 बराबर क्या होगा? R1 R4 बटे R3 होता है। R1 R4 बटे R3 होता है। तो इस तरह से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे, अर्थात अपने आयनिक विलयन की प्रतिरोध को आप निकाल लेंगे चालकता सेल की मदद से, व्हीटस्टोन की मदद से। ठीक है, R2 बराबर R1 R4 बटे R3, समीकरण 2। ठीक, आजकल सस्ते चालकता मीटर उपलब्ध हैं। ठीक है, सस्ते चालकता मीटर उपलब्ध हैं जिनसे चालकता सेल में उपस्थित विलयन का चालकत्व या प्रतिरोध सीधे ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आजकल जो है मार्केट में सस्ते चालकता मीटर उपलब्ध हैं। ठीक है, जिनसे चालकता सेल में उपस्थित विलयन, चालकता सेल में आप विलयन डाल देंगे और डायरेक्ट जो है उसका मान आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आजकल सस्ते चालकता मीटर उपलब्ध हैं जिनसे चालकता सेल में उपस्थित विलयन का चालकत्व
या प्रतिरोध सीधे ही पढ़ा जा सकता है। एक बार सेल में उपस्थित विलयन का सेल स्थिरांक G स्टार, ठीक है, और प्रतिरोध ज्ञात होने पर विलयन की चालकता, ठीक है, कापा बराबर G स्टार बटे R, सेल स्थिरांक बटे R आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप विलयन की चालकता कापा को ज्ञात कर सकते हैं सेल स्थिरांक बटे R से। सेल स्थिरांक जो है आप L बटा A से निकाल लेंगे, ठीक है, और प्रतिरोध जो है व्हीटस्टोन सेल से या चालकता मीटर से आप पता कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है उस विलयन की चालकता कापा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध का मापन कैसे करेंगे आयनिक विलयन का। ठीक है, अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम बताएंगे, मोलर चालकता क्या होती है इसके बारे में। आज जो है आप आयनिक विलयनों के चालकता का मापन देखा, वैद्युत अपघटनीय आयनिक चालकत्व देखा, प्रतिरोध का मापन कैसे करेंगे, ठीक है, चालकता सेल के बारे में देखा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो को आप देखते रहें, समझते रहें, जहाँ कन्फ्यूजन हो कमेंट में लिखें, ठीक है, उसको दूर किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।